हर एक छात्र की कहानी मुस्कुराती हुई नहीं होती। और एक करियर घटना थी जहाँ पर एक हाई स्कूल का बच्चा था। वो आया हुआ था, उसका केस आ रखा था। और कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जहां उम्मीदें टूटती हैं। एक बच्चा जो अपनी उसकी सांसें टूट चुकी थी, बस उसके दिल की धड़कन चल रही थी। उस कंडीशन में मैंने उस बच्चे को देखा था। जहां हार मान लेना ही इकलौता रास्ता नजर आता है। क्या सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं मिला होगा उस बच्चे को जो उस बच्चे की उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके जो है आगे उससे बात करने की कोशिश करे? ये अपने अपने बुक को कुछ पार्ट्स में बांट रखा है। पहला पार्ट है धुआं, दूसरा है आग, बारिश, धूप। तो ये बताइए कि पार्ट्स पर बांटने के पीछे की कहानी क्या है? आजकल के बच्चों की हालत ये है कि उनको बाहर निकालो, उनको बात करने का तरीका नहीं पता है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, समाज में कैसे बात करना है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी सिचुएशन में है तो किससे किस तरीके से बिहेव करें, अपने आप को एक्सप्रेस करना। कब वो समस्याएं कितनी बड़ी हो गई और उसने कब विकराल रूप ले लिया, वो कोई ना कोई जो बड़ी घटना हो जाती है तब हमें पता चलता है कि नहीं, इसकी साइंस, इसके जो सिग्नल थे बहुत पहले से मिलते आ रहे थे। हाँ, बाद में पता करते, बाद में सोचते थे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। स्टूडेंट लाइफ, वो लाइफ जिसे हम सभी रूबरू हुए हैं। यही वो एक शब्द है जिसका नाम सुनते ही हम सब फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इस लाइफ से हमारी ढेरों खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों के साथ वो बैक बेंच पर बैठना, टिफिन चुराना और बिना बात के ठहाके लगाना। लेकिन हर छात्र की कहानी मुस्कुराती हुई नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जहां उम्मीदें टूटती हैं, जहां हार मानना ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब खुद का परिवार भी उस खामोश चीख को समझ नहीं पाता। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, अमित कुमार जी, जिन्होंने अपनी एक किताब में स्कूल लाइफ के इसी स्याह और बेहद जरूरी पहलू को पन्नों पर उतारा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, इस किताब पर चर्चा करने से पहले अपने विषय हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। मैम, मेरा नाम अमित उत्थान है और मैं बेसिकली उन्नाव जिले से आता हूँ, जिसको साहित्य का जिला भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से फेमस कवि, फेमस राइटर्स और बहुत सारा साहित्य उन्नाव की धरती से आकर हमारे जो है देश की बहुत टाइम तक सेवा करी है। साहित्यिक धरती से हूँ तो साहित्य मेरी मिट्टी में है, मेरे खून में है और उस साहित्य से निकलकर आगे बढ़ते हुए मैं इस किताब तक पहुँचा हूँ। वैसे मैं उन्नाव जिले में एक छोटा सा गांव है, लायक खेड़ा, इंटरेस्टिंग नाम है गांव का, और ये अकोहरी के पास में पड़ता है, मौरावा टाउन है वहाँ पे। अच्छा। उससे 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। छोटा सा गांव है, एक खूबसूरत सी यादें हैं उसकी, खूबसूरत सा वहाँ का वातावरण होता है और बहुत पॉजिटिवनेस है वहाँ पे। मैं वहीं से आता हूँ। वॉर ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांसों की जंग। आप ये शब्द ही अपने आप में काफी भारी और गहरा है। तो ये बताइए कि आपने छात्रों के जीवन को जंग का नाम क्यों दिया? इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? मैम, इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा, क्योंकि हर बच्चा एक जंग की तरह ही लड़ रहा। हर जंग ऐसी नहीं होती कि जो देश की सीमाओं पे लड़ी जाए उसको ही जंग का नाम दिया जाए, या जो है किसी फ्रंट पे लड़ी जा रही हो वॉर, उसको ही सिर्फ आप जंग का नाम नहीं दे सकते। जंग, सबसे खतरनाक जंग वही है जो घरों के भीतर लड़ी जा रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जंग उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है जब वो मनस्थिति, मन के अंदर लड़ी जा रही हो, अपने दिमाग में लड़ी जा रही हो। इसी की जो है पृष्ठभूमि से मैंने इस शब्द को लिया था। और सांसों की जंग इस वजह से क्योंकि आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो जिस हालात से मैंने इस बुक को उठाया था, जिस वजह से मैंने इस किताब को लिखा था, एक बच्चा जो उसकी सांसें टूट चुकी थी, बस उसकी दिल की धड़कन चल रही थी,
उस कंडीशन में मैंने उस बच्चे को देखा था, वो अपनी सांसों के लिए ही लड़ रहा था। वहां से इसका टाइटल आया है वॉर ऑफ ब्रेथ या सांसों की जंग। जी सर, मैंने आपकी बुक में देखा जैसा कि आपने अपनी बुक को कुछ पार्ट्स में बांट रखा है। पहला पार्ट है धुआं, दूसरा है आग, बारिश, धूप। तो ये बताइए कि ये पार्ट्स को बांटने के पीछे की कहानी क्या है? मैम, जब आप इसकी स्टार्टिंग करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जी। तो इसका पहला पार्ट है धुआं। जी धुआं इसलिए क्योंकि आप एज ए रीडर जब इस बुक को उठाएंगे और आप अपने रियल लाइफ से इसको कंपैरिजन करेंगे, तो आप किसी चीज को ध्यान आपका तब आकर्षित होता है किसी जगह पे जब आपको कुछ वहां पे दूर से कुछ दिख रहा हो। धुआं इस वजह से क्योंकि धुआं ऐसी चीज है जो बहुत दूर तक दिखता है। जब हवा में धुआं होता है तो क्या हुआ होगा उस जगह पे, उस घटना के बारे में बहुत दूर से लोगों को आकर्षित करता है। सबसे पहले धुआं हमारे मन में एक डर पैदा करता है। वो डर क्यों है वो आपको पहले पार्ट से पता चलेगा कि उस डर की वजह क्या है। वो आपको अपनी तरफ खींच करके ले जाएगा, आपको बताएगा कि ये धुआं उठ रहा है तो क्यों उठ रहा है। और दूसरा पार्ट जो है वो है आग। आपने धुआं देखा, आप उस घटना या उस जगह तक पहुंचे जहां से वो धुआं उठ रहा है, तब आप उस हकीकत को पहचान पाते हो कि वो आग जो लगी हुई है, जिस जगह पे लगी हुई है, जिसकी वजह से वो धुआं उठ रहा था, वहां पे क्या हो रहा है, क्या वजह है, क्यों लगी, वो आप रियल जो चीजें हो रही होती हैं उस जगह पे, आप रियल सिचुएशंस को फेस करते हैं। वही चीज है जब आप इस बुक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है आग, तो वहां पे आप उस बच्चे के जीवन की जो रियल घटनाएं हैं, उस बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जी। तीसरा है जो बारिश का पार्ट, इसमें आपको एक राहत लेकर के आएगा। जैसे हमारी रियल लाइफ में होता है, बहुत सारी गर्मी हो और या कहीं पे आग लगी हुई है और उसी टाइम पे अगर बारिश हो जाए जी, तो दिल को कितना सुकून मिलता है, कितनी राहत मिलती है बारिश के बाद की। वो राहत आपको वहां पर उस पार्ट में मिलेगी। और उसके बाद है फिर आपकी धूप में आप एक कंडीशन जिससे आप ने राहत ली है, उसके बाद फिर आप अपने बारिश के टाइम पे, क्योंकि जल्दी हम अपने घरों पे रहना प्रेफर करते हैं या फिर कहीं पे सेंटर लेना प्रेफर करते हैं, उसके बाद फिर वापस अपने काम पे वापस आना, अपने वर्क फील्ड की तरफ जाना। तो उस पार्ट में आप देखेंगे कि जो दीपक है, हमारा जो मुख्य किरदार है इस किताब का, वो वापस कैसे कोशिश करता है, क्या होगा, वो सारी चीजें आप वहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे जो अंतिम भाग है वहाँ पर हमने रिकवरी लिखाई है, जहाँ पे आप कैसे चीजों को बेहतर ला सकते हो, हमारे समाज में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। सर, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि स्कूल लाइफ पर अक्सर रोमांटिक या फिर दोस्ती पर किताबें लिखी जाती हैं, तो आपने इस डार्क साइड को ही अपनी किताब का मुख्य विषय क्यों चुना? सबसे भारी क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि ये बुक जो एक तरीके से इनिशिएटर के तौर पे ही है। मेरा उद्देश्य इस किताब को लिखने का था कि इस विषय पे कोई बात नहीं करता, कोई लिखना भी नहीं चाहता और इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता, और नॉर्मलाइज होती जा रही है चीजें। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब कोई कंसर्न है और उसको सोसाइटी में या आप या मैं या कोई भी पेरेंट या बच्चा जब तक उस कंसर्न को कंसर्न मान करके लेके चल रहा है, तब तक उससे वो सोचता है कि मैं रिकवर कैसे करूं, कोशिश कैसे करूं, क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, इनसे कैसे निकलना है, या मेरे बच्चे के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं उससे कैसे निकलना है। तब तक आप सोचेंगे जब तक आप कंसर्न मानेंगे। जिस टाइम से आपने उसको नॉर्मल मान लिया कि ये तो चलता है, होता है, दिक्कतें सबसे ज्यादा वहीं से बढ़ती हैं कि आप
ने नॉर्मलाइज कर लिया किसी चीज को, वहां से समस्याएं आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो समस्याएं कितनी बड़ी हो गई और उसने कब विकराल रूप ले लिया। वो कोई ना कोई जब बड़ी घटना हो जाती है तब हमें पता चलता है कि नहीं, इसके साइंस, इसके जो सिग्नल्स थे बहुत पहले से मिलते आ रहे थे। आप बाद में पता करते हो, बाद में सोचते हो। ये आपको इस किताब के अंदर भी मिलेगा। जब उन पेरेंट्स को वो सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं, उस टाइम उनको पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत दिनों से ये चीजें होती आ रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये हुआ बच्चे के साथ में, वहाँ पे इस तरीके से हो रहा था। जैसे कि बच्चा मेरा मोबाइल एडिक्टेड हो रखा था, वो तो मोबाइल पे लगा रह रहा था। मैं बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बात नहीं कर पाया एज ए पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स की भी अपनी आजकल के टाइम पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंकिता ये हो रखी है कि लोगों को टाइम ही नहीं है। जो एक स्मार्टफोन आने के पहले का आप खुद सोचो, स्मार्टफोन जब नहीं थे तो हम क्या करते थे? घर पे रहते थे, आपस में एक दूसरे से बात करते थे, सब बात करते थे। अब बस फोन पे ही लगे रहते हैं सब। फोन हमारे घर के एक हिस्सा होता था। किसी कोने पे अगर आपका टेक्निकल टेलीफोन लगा हुआ था तो वो एक छोटा सा जगह है, उस जगह पे लगा हुआ है। जब फोन की घंटी बजी तब हम वहां पर जाते थे। अब तो हर वक्त हाथ में ही रहता है। आजकल तो हाथ में फोन रहता है। इवन फोन की हालत ये हो गई कि हमारे बेडरूम, हमारे बाथरूम, हमारे स्टडी रूम, हमारे वर्क प्लेस में, और आजकल सबसे खतरनाक वाला पता क्या है? जो रोडों पे लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं और सामने भी नहीं देखते कि वो क्या है। कई बार मैंने देखा है रोड क्रॉस करते हुए भी हाथ में लिए हुए हैं, फोन चला रहे हैं, फोन कान में लगा हुआ है। इनफैक्ट अभी आते टाइम की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अभी मैं जब आ रहा था तो मेरी गाड़ी से जस्ट आगे एक ई रिक्शा वाला आगे आगे चल रहा था। मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ। अब आप सोचिए कि हॉर्न की एक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा क्रॉनिक होती है जो हमारे कानों को ना एकदम से चुभती है। वो इतना जो है मोबाइल में अपने व्यस्त है कि उसको ये भी नहीं दिख रहा कि पीछे से हॉर्न बज रहा है। लगभग 1 किलोमीटर तक मैं उसको चेज करता रहा, तब जाकर के उसने जो है मुझे जगह दी। जब वो ऑटोमेटिकली उस जगह से हट गया, सामने से हट गया, तब मुझे आगे निकलने का रास्ता मिला। तो मतलब लोगों की हालत ऐसी हो रखी है, मोबाइल में इतना एडिक्टेड हो रखे हैं कि देश दुनिया में आस पड़ोस में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड लोग हो रखे हैं। और ये सेम कहानी ना सिर्फ बच्चों के साथ हो रही है, पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं। घर पे आते हैं, वर्किंग पेरेंट हैं या कोई भी है, वो आते हैं, अपना थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया और फिर मोबाइल पे लग गए। और मोबाइल पे लगे ऐसे कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। ना लोगों को पता चल रहा है, ना बच्चा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। इवन आजकल को जो है आप देखेंगे रिक्रेशन रूम पे भी सेम कंडीशन होती है। टीवी चल रही होती है, जी। 4 लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और चारों थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद चारों के अपने अलग अलग फोन होते हैं और चारों फोन पे लगे हुए होते हैं। छोटे से लेकर बड़ों तक का वही हालत हुई थी। तो मिसकम्युनिकेशन इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और मोबाइल की वजह से ना बच्चे एक सेल में जाते जा रहे हैं जहाँ वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि लाइफ, सोशल लाइफ क्या है। आजकल के बच्चों की हालत ये है कि उनको बाहर निकालो, उनको बात करने का तरीका नहीं पता है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, समाज में कैसे बात करना है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी सिचुएशन में है तो किस तरीके से बिहेव करें, अपने आप को एक्सप्रेस करना भूल गए हैं। उसका कारण यही है क्योंकि मोबाइल पे लगे हुए हैं, वो एक कोई पर्टिकुलर उनका कैरेक्टर जो है जो फेमस है उसको फॉलो कर रहा है, दिन भर उसी को देख रहे हैं। अब वो ये भूलते चले जा रहे हैं कि जो है हमें बात कैसे करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम आई थिंक हर किसी को लग रही होगी कि नहीं, ये रियल सिचुएशन है और रियल प्रॉब्लम है। और इससे कैसे निपटना है ये आगे देखते रहिए, फिर पता चलना है। सांसों की जंग लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसके पीछे का किस्सा हमें बताइए। इसके पीछे ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है एक्चुअली। क्योंकि ये घटना अगर मैं याद करूं फरवरी 2024 की, मैं दिल्ली में था उस टाइम पे और मुझे यूएन की एक सिक्योरिटी काउंसिल के लिए मुझे अफ्रीका निकलना था। उस टाइम पे मैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि 2024 में कोविड का सारी चीज़ें चल रही थी तो इस वजह से मेडिकल के कंसर्न्स रहते थे जो आप अगर अब्रॉड विजिट करते हैं
तो उस वक्त आपको मेडिकल चेकअप, RT-PCR वो सारी चीज़ें चल रही थी। मैं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा रखा था उस टाइम पे, और वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा ही आया था जो मेरे दीपक की कहानी है। हालांकि मैंने फिक्सन की वजह से उसकी सारी जो रियल आइडेंटिटीज़ हैं, रियल लोकेशंस हैं, वो सारी मैंने अपनी बुक में चेंज कर दी हैं। लेकिन वो एक रियल घटना थी जहाँ पर एक हाई स्कूल का बच्चा था, वो आया हुआ था, उसका केस आ रखा था, और वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ पे पहुँचा था। उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पर लेकर पहुँचे थे, और उस टाइम पे उसकी कंडीशंस ये थी कि बच्चे की सांसें बंद हो चुकी थी, सिर्फ दिल की धड़कन चल रही थी, और वहाँ पे डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे कि बच्चे को रिकवर करने कैसे भी, क्योंकि पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी सांसें रुकती हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है हमारी बॉडी से ना ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है वो रिएक्ट करना बंद करता है। सबके भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी ऑक्सीजन की जो होती है वो हमारे ब्रेन को चाहिए। बहुत ही न्यूरो वेन्स होती हैं वहाँ पे, जिनको थोड़ी थोड़ी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस आती है। तो वही कंडीशन थी उस बच्चे की, और उसके आगे क्या हुआ वो सारी चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें उसके पीछे की लाइफ में चल रही थी, वहाँ पर वो क्यों पहुँचा। और इसका इस बुक को लिखने के पीछे भी जो एक सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये भी थी। उसके बाद उस घटना के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि क्या कोई एक भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने उस बच्चे को समझने की कोशिश करी हो। क्या स्कूल में कोई ऐसा नहीं रहा होगा जिसने उस बच्चे की जो एक चुप्पी है, खामोशी है, उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाया होगा। क्या काउंसलर्स नहीं रहे होंगे? क्या पेरेंट्स अपने बच्चे के उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए, भाप ही नहीं पाए कि ये इस कंडीशन में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। सोसाइटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं मिला होगा उस बच्चे को जो उस बच्चे की उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके जो है आगे उससे बात करने की कोशिश करे कि वो उस कंडीशन तक ना पहुँचता। तो ये सबसे बड़ी वजह रही, और बहुत सारी घटनाएं हैं मैम। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे आए दिन बच्चों के इस तरीके के जो कैपिटल केसेस हैं वो सुनाई देते रहते हैं। इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चों को यंग माइंड्स हैं, वो बच्चे एक देश की धरोहर है और हमारे आने वाली जनरेशन का सबसे बड़ा कोर है। एज ए स्टूडेंट वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत कुछ कर सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, हमारे देश के इंजीनियर्स हो सकते हैं। अगर वो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अगर अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने अभी बात की काउंसलर की, तो क्या लगता है आपको कि स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में ऐसे निराश छात्रों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था अनिवार्य कर देनी चाहिए? इस पर आपके विचार क्या हैं? मैम आजकल वास्तव में बहुत सारे स्कूलों में एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइंस भी दी हुई है ऑलरेडी कि हर स्कूल में काउंसलर्स होना चाहिए। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल वजहों से, कुछ ऐसी वजहें बहुत सारी होती रहती हैं जिनकी वजह से बहुत सारे स्कूलों में काउंसलर्स नहीं हैं। लेकिन हाँ, काउंसलर्स होना चाहिए, क्योंकि एक काउंसलर होगा तो वो उसकी स्पेशलिटीज है, वो उस चीज़ से रिलेट करता है। हर एक बच्चे की एक समझ क्या होगी, उस बच्चे में क्या साइंस है, वो एक टीचर के पास अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एज ए टीचर बहुत मुश्किल होता है कि हर बच्चे की काउंसलिंग भी कर पाए, हर बच्चे के बारे में समझ पाए वो। तो काउंसलर होगा तो वो बच्चे से उस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। अगर कोई बच्चा, टीचर भी उससे बजाय इस बात के कि जो है वो टीचर खुद उस पे लगे, वो उस बच्चे को काउंसलर के पास भेज देगा, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है कि काउंसलर करेगा, उस बच्चे के बारे में बात करेगा, सीखेगा, समझेगा। और सबसे बड़ी बात है कि समझना।
सिर्फ काउंसलर ही नहीं, एज ए पेरेंट आप भी अपने बच्चे को समझना सीखो। हम कई बार बच्चों को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत बताऊं, वो एडवाइस बच्चा सुनता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम उसको जो एडवाइस दे रहे हैं जो हमें सही लग रहा है उसके हिसाब से, लेकिन हमें एडवाइस उसको तब देनी चाहिए जब हम उस बच्चे की स्थिति को, बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो हम जान लें खुद, तब आप उसको एडवाइस दोगे तो उसका कोई एक समझ होगी, समझ डेवलप, बहुत ही बारीकी से समझना होगा। यस, बच्चों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि उनको समझाना। क्योंकि आप जब बच्चे को समझ लोगे तो आप उसके लिए रिएक्ट करना सीखोगे, कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे उसके साथ जुड़ना है, कैसे उसके हारे हुए मन को जीतना है। सबसे पहली बात ये होती है कि उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना कि बेटा आप कैसे भी हो, आप किसी भी कंडीशन हम आपके साथ हैं। सबसे पहली चीज हम आपके सक्सेस में आपके साथ हैं तो हम आपके फेलियर्स में भी आपके साथ खड़े हैं। आप फेल होके आते हो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि एक फेलियर किसी बच्चे का लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता। कोई मार्क्स, किसी बच्चे की मार्कशीट में कोई मार्क्स आ रखा है तो क्या उस बच्चे की लाइफ को पूरी डिफाइन कर सकता है? क्योंकि बच्चे की बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे एज ए ह्यूमन हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर किसी तरह के स्ट्रीम से के अलावा भी उसकी स्पेशलिटीज को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे की अपनी खुद की क्या स्पेशलिटीज है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब एज ए पेरेंट्स हम क्या करते हैं कि अपनी जो अधूरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या अधूरे जो ख्वाब होते हैं ना, हम बच्चों को अपने ख्वाबों को पूरा करने का टूल की तरह मानने लग जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा कर दे। आप अच्छी बात है, लेकिन क्या वो बच्चा उस आपके ख्वाब के लिए इंटरेस्टेड है? क्या आपका बच्चा उस ख्वाब के लिए बना भी है? अगर आप मान लीजिए टैक्सी लेके जा रहे हो और आप उसको रनवे पे एज ए फ्लाइट की तरह अगर आप दौड़ाना शुरू कर दोगे तो नहीं दौड़ पाएगा। वो टैक्सी है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है। या आप प्लेन को रोड पे ले आओ, आप दौड़ा लोगे क्या प्लेन को रोड पे? नहीं ना, वो प्लेन हवा में उड़ने के लिए ही बना है। बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है ये भी जानना जरूरी है। बच्चों, हर एक बच्चा जो भी जन्म लेता है ना वो अपने सपनों के साथ जन्म लेता है, और पेरेंट्स को यही चाहिए कि उस बच्चे को अपने अधूरे ख्वाब का टूल बनाने से ज्यादा बेहतर ये है कि उस बच्चे के सपनों को समझना और उस बच्चे के सपने की जो उड़ान है उस पे सहारा। आप पाठकों तक इस किताब के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं अगर आप मुझे एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं और या फिर अगर आप एज ए स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं एज ए स्टूडेंट आपसे चाहूँगा कि आप इस बुक को पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको एक समझ डेवलप होगी कि आपको कैसे अपनी बातों को कहने सीखना है। क्योंकि साहित्य छोटी चीज़ नहीं है, साहित्य ना हमें सिखाता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करो। साहित्य में दुनिया भर के शब्द होते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत पता कहाँ आती है, जब आप कम्युनिकेट करते हुए आपको कोई शब्द ना मिले कि मैं क्या बोलूं इसके आगे, है ना। वो हमें साहित्य देता है। अगर आप पढ़ेंगे, आप बुक्स को पढ़ेंगे ना, तो वो आपको वर्ड्स मिलेंगे कि किन शब्दों के साथ में मैं किस बात को रखूं जो बेहतर। तो आप ना वीडियोस के साथ में आप जब जाते हो तो वीडियोस के साथ में एक ये प्रॉब्लम रहती है कि आप देखते चले जाते हो, इंटरेक्टिव होते हैं, पूरा वीडियो आपको लगता है कि जल्दी देखते चले जाएं। बुक पढ़ने में एक दिक्कत ये होती है कि पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा अपना फोकस उस पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है। लेकिन वही एक अच्छी चीज बुक्स के साथ में होती है कि आप फोकस्ड होते हैं जब बुक पढ़ रहे हैं। और बुक पढ़ते टाइम आप ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में चलती हैं। एक वीडियो ना आपके साथ बहुत ज्यादा 1 हफ्ते तक का इम्पैक्ट रहता है उस वीडियो को देखने के बाद का, कितना भी अच्छा वीडियो। लेकिन एक बुक अगर आपने पढ़ी है ना,
वो 10 साल तक अपना इम्पैक्ट आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलप करती है। ये बताइए कि आज की युवा पीढ़ी इस किताब से क्या सीख सकती है? सबसे महत्वपूर्ण युवा पीढ़ी से यही है कि क्योंकि पता हमारी दिक्कत ये हो रही है कि जनरेशनल गैप और जो जेनजी जिसको बोलते हैं, जेनजीज का जो एक समस्या सबसे बड़ी पता क्या आती जा रही है, दे आर टू स्मार्ट, बट वहीं एक सेम पैरेलल टाइम पे ये बनता जा रहा है कि वो अपने आप को एक सेल के अंदर लिमिट करते चले जा रहे हैं। क्योंकि पता एक टाइम था ना हम लोगों के पुराने टाइम पे, हम एक कोई भी काम करते थे, एक लॉन्ग वे रहता था, लंबा रास्ता रहता था, हमें कुछ भी सीखना था, पढ़ना था, देखना था। आजकल एआई का जमाना है और एआई के टाइम पे ना जो कहते हैं ना शॉर्टकट्स आपको ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। शॉर्टकट्स आपको सीखने नहीं देते हैं। सोच भी थोड़ी स्थिर होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ही वही है ना, क्योंकि लिमिट हम इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि हमें किसी चीज के ऊपर मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। और जहाँ आप मेहनत नहीं करोगे ना, वहाँ बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आपको सीखने नहीं देता वो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आजकल के बच्चों की बहुत सारों की हालत ऐसी हो रखी है ना कि एक पैरा उनको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो उनकी हालत ये है कि वो मोबाइल के जो है एआई के थ्रू लिखना मुश्किल हो रखा है। उसका कारण भी यही है क्योंकि एआई के थ्रू चैट जीपीटी ये वो दुनिया भर की चीजें रूल्स पकड़ लेते हैं लोग और उसके थ्रू ही चलते जा रहे हैं। तो मेरा एम ये है कि आप पढ़ना शुरू करो, कोई भी बुक उठाओ, और सबसे अच्छा पता फिक्शन है। सबसे अच्छी बुक्स जो होती हैं, अगर आपको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना है, आपने बहुत टाइम से कुछ पढ़ा नहीं है और आपकी आदत से हट चुका है, आपको बोर फील हो रहा है कि बुक्स उठाते हैं नींद आ जाती है, तो फिक्शन पढ़ो। आपकी इनिशिएटर भी हो सकती है। इवन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं और वो आज ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से कैसे तैयारी शुरू करूं, कोई भी जो है उनका सबसे पहला जो बुक होना चाहिए उनके हाथ में, वो कोई स्टडी बुक नहीं होनी चाहिए, उनके हाथ में फिक्शन की कोई बुक होनी चाहिए, वैल्यूएबल बुक, जो उन्हें सबसे पहले एक किक देगी कि नहीं पढ़ना। क्योंकि फिक्शन पढ़ते टाइम ना एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, जो हमें सेम जो कोई मूवी देखते टाइम, कोई सीरियल देखते टाइम या कोई वीडियो देखते टाइम जो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि आगे क्या होगा, वो सेम चीज़ फिक्शन देता है। तो साहित्य में आप उसके थ्रू जाइए, कहानियों के थ्रू जाइए। आप वारा ब्रेथ को भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक फिक्शन बुक है। ऐसा नहीं है कि ये बुक आप सोच रहे होंगे कि इतने डीप सब्जेक्ट के ऊपर है तो इसको बुक को पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा सोच के साथ में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक स्टोरी है, एक फिक्शन बुक है, इसको आप पढ़ेंगे, आपको के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी, ये आपको पहले चैप्टर से आपको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी और आपको आगे क्या हुआ। दीपक जो इसका कैरेक्टर है, नेहा जो दीपक की बड़ी बहन है, दिव्या एक बच्ची जो दीपक के साथ पढ़ती थी और बहुत ही समझदार बच्ची है, क्योंकि बच्चियां होती ही समझदार है। तो वो बच्ची दीपक के लाइफ में किस तरीके का इम्पैक्ट लेके आती है, उसके साथ में आपको कुछ रोमांस जो आप ढूंढ रहे थे वो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इस बुक के अंदर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बुक एक मेंटल स्ट्रेस फोकस्ड बुक है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट आपको मिलेंगे, आपकी अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे, आपको अपनी लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ होती है जिसके बारे में आपने स्टार्टिंग में बोला था, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है ना जो हमारी बुढ़ापे तक हमारे साथ रहती है। मतलब वो यादें ऐसी होती है ना जो स्कूल कभी मिटती नहीं है। आप स्कूल्स की जो यादों के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, वो जिंदगी आपको यहाँ पे दोबारा से वापस इस बुक को पढ़ते टाइम वापस मिलेगी, उसके साथ आप दोबारा से अपने आप को कनेक्ट भी कर पाएंगे। क्या इस किताब का कोई दूसरा भाग या इसी विषय पर कोई दूसरी पुस्तक आने वाली है? मैम अभी फिलहाल तो नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने अभी ये किताब फिनिश करी है। हाँ, अगर आप लोगों का सहयोग मिला, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया, आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो बिल्कुल दोबारा इसके ऊपर और एक बुक जरूर लिखी जाएगी, लेकिन वो लिखी जाएगी ये आप डिसाइड करेंगे। बताइए कि आजकल की पेरेंटिंग को लेकर आपके क्या विचार हैं?
यस, बहुत ही ज़्यादा ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा भी जो बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं, पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग तो हम करते आ रहे हैं, हमारे दादा ने हमारे पिताजी को पाला, हमारे पिताजी ने हमें पाला, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम पे ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं हमारी ज़िंदगी में, जहाँ पेरेंटिंग पहले होता था ना, एक बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रह रहा होता था, बहुत सारे लोग होते थे साथ में, बच्चा 2 मिनट कभी दादाजी के साथ में है, कभी दादी जी के साथ में है, बुआ के साथ में है, कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ, कभी चाचा के साथ में। आजकल गाँव में भी बहुत हालात धीरे धीरे करके खराब होते जा रहे हैं, कि लोग मतलब फैमिलीज रह भी रही हैं गाँवों में भी, तो वो भी जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरह रहने लगे हैं। बहुत मुश्किल हो रखा है कि जॉइंट फैमिली, जिनके यहाँ है बड़े खुशनसीब हैं वो लोग की, जिनके यहाँ पे जॉइंट फैमिली और बच्चा उस एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो पेरेंटिंग को अब के टाइम पे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा हो रही है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जहाँ मदर भी कहीं ना किसी वर्क फील्ड में है और फादर भी कहीं किसी वर्क फील्ड में है, या मदर के पास अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वाइफ या कोई माँ अगर घर पे रह रही है तो उसके पास काम नहीं है, उसके पास हजारों काम होते हैं जो घर चलाने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। वहाँ पे उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है कि अपने बच्चों के साथ में बात कर सकें। तो यस, पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें अब समझने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को बहुत सारी बातों को सीखना होगा। आज के टाइम पे ना बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों से कट ऑफ होते चले जाते हैं, और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अपने बच्चे से बात कैसे करें। वो सोचते रहते हैं, सोचते भी हैं, हकीकत में सोचते हैं कि जो है अगर मुझे बात करना है अपने बच्चे से तो मैं क्या बोलूँ उसको, कहीं उसका जवाब कोई उल्टा जवाब ना आ जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कैसे इनिशिएट करें, किस तरीके से आप अपने बच्चे से बात करना शुरू करें, ये सीखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो जरूरत है वो पता क्या है, अपने छोटे बच्चे जो छोटा बच्चा है उसको उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। जो आज के टाइम पे ना हम बच्चों को फीडिंग कराते टाइम मोबाइल तो हाथ में पकड़ा देते हैं और उसको चम्मच से फीड करते रहते हैं, या वो बच्चे के हाथ में जनरली मोबाइल चला जाता है और हम सोचते हैं कि चलो कुछ काम कर रहे हैं थोड़ी देर कर लेते हैं, बच्चा मोबाइल पे देख लेगा तो क्या ही हो जाएगा। वहीं से बच्चा ना स्क्रीन के पीछे जाना शुरू करता है, वहीं से दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। हमारी लाइफ के जो मिसकम्युनिकेशन है वहीं से स्टार्ट होते हैं। और एक और प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा, कि हम छोटा जो बच्चा रहता है हमारा तो हम उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, कि उसके हालात ये हो जाते हैं कि उस बच्चे को अगर आप हल्की सी डांट भी लगाते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब एक तरह से ज़्यादा लाड प्यार ही बच्चे को, बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी मुझे एक बैलेंस्ड तरीके की पेरेंटिंग होनी चाहिए, जहाँ उस बच्चे को ये भी सीखना चाहिए कि हार्ड सिचुएशन से कैसे हम जो है बाहर, आउटकम हमारा क्या होना चाहिए, कैसे बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको कहीं से प्यार मिल रहा है तो उस बहुत ज़्यादा प्यार भी खतरनाक चीज़ होती है ना। तो उस टाइम पे कैसे जो है अपने आप को बैलेंस करके रखना है, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए पेरेंटिंग पे आपको फोकस करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए आपके बिहेवियर पे। क्योंकि बहुत सारे घरों में ना दिक्कत एक आती है जब पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे होते हैं जी। और उस टाइम पे जो बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत खतरनाक होता है। हमें नहीं लगता कि जो है बच्चे तो क्या है वो गाली रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाद में जब वही बच्चा वही सेम कंडीशन सेम चीजें आपके साथ दोहरा रहा होता है तो आप सडनली सरप्राइज हो जाते हो कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि आपको देख करके बच्चे जो आप सिखा रहे होते हैं ना वो नहीं सीखते, बच्चे जो आप कर रहे होते हैं वो सीखते हैं। वही चीज है, तो वो आपको कैसे बिहेव करना है घर के अंदर अपने आपका जब बच्चा है तो उसके साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट होना, या इनफैक्ट अपने घर का माहौल कैसा रखना, वो सारी चीजें आपको पेरेंटिंग में सीखनी पड़ेंगी आज के टाइम पे। क्योंकि एक बेटर फ्यूचर आप बच्चे को तभी दे सकते हो जब उसकी बेटर अपब्रिंगिंग। जैसे कि अभी आपने फैमिलीज की बात की, स्पेशली जॉइंट फैमिली की, तो
अब की जो पीढ़ियां हैं वो जॉइंट फैमिली चाहती ही नहीं है, तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? हाँ, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो आज के टाइम पे ये हो रही है कि महंगाई, जो एक इसका सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है कि अब हर किसी को काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर आपको जो है महंगाई के साथ में अपने आप को चलना है, इस मॉडर्न लाइफ के साथ में आपको अगर जीना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और फैमिलीज़ के लिए यही दिक्कत आती जा रही है कि जब हर कोई वर्किंग प्रोफेशन की तरफ जा रहा है, तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। या बेटर अगर आप एजुकेशन के लिए भी निकलते हो तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहाँ पे अच्छे स्कूल्स मिल पाना मुश्किल होता है, तो आप अपने बच्चों के लिए ही निकलते हो घर से। तो अपने जॉइंट फैमिली से अलग ही इस वजह से हुआ कि आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य बनाना चाहते हो, इस वजह से आप घर से बाहर निकले। अब वो बच्चा जॉइंट फैमिली से निकल करके आप अचानक से वो बच्चा जो है आकर के एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गया जहाँ वो एक सेटल्ड हो गया, स्कैटर्ड हो गई उसकी लाइफ, एक पर्टिकुलर चार दीवारियों के अंदर आ गई, जहाँ उस बच्चे के साथ में दोस्त सहना बहुत बहुत मुश्किल होता है। शहरों में दोस्त बन जाए या जो दिल के साथ में, क्योंकि दोस्त तो लाइफ में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहते हैं, जो जिनके साथ आपका दिल से जुड़ाव हो रखा होता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो आज के टाइम पे जॉइंट फैमिली से सबसे बड़े कारण यही है, जॉइंट फैमिली ना रख पाने का, कि आपको अपने बच्चे की एक बेहतर लाइफ के लिए आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने वर्किंग प्रोफेशन की वजह से बाहर निकल रहे हो, या आप सर्व कर रहे हो बाहर कहीं पे। जैसे कि दीपक के जो फादर हैं वो एक गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी फैमिली के साथ में, फैमिली कहीं और रह रही है, वो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं है, मदर उनकी बच्चे के साथ में रह रही है, और मदर एज ए सिंगल पेरेंट के तरीके से फिर उनको जो है अपने बच्चे को पालना रहता है। तो वो बहुत सारी समस्याएं आज के टाइम पे आती जा रही है जो जॉइंट फैमिली की वजह से दिक्कतें आ रही है। जैसा कि आप इस स्टोरी में भी आप जब दीपक के साथ जुड़ेंगे तो आग जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वहाँ पे आप देखेंगे बच्चा पहले कानपुर में पढ़ रहा था, कानपुर में उसकी अपनी दोस्त थी, उनकी अपनी लाइफ की जो वहाँ पे वो किस तरीके से चल रहे थे, वहाँ पे क्या लाइफ थी, और अचानक से वो दिल्ली शिफ्ट होता है। उस टाइम पे उसकी लाइफ में जो एक लोनलेस आती है, जो एक दिक्कतें आती हैं कि उसको सुनने वाला कोई नहीं। लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सुनने वाला चाहिए हमें। आप भीड़ में खड़े हो जाओ, 50 लोग आपकी लाइफ में आसपास होंगे, लेकिन अगर आपके पास एक भी कोई सुनने वाला नहीं है ना, दिक्कतें वही सबसे ज़्यादा आती हैं। आपको कोई तो सुने चाहिए, जो सुने सुनने वाला और समझने वाला। ये बताइए कि आजकल जैसा कि डिजिटल युग है, तो ऐसे में बुक्स पढ़ना क्यों जरूरी है? डिजिटल युग जितना मॉडर्न है, जितना टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है, उतना ही अपने साथ साथ में ना चीज़ों को छोटा करती जा रही है, बहुत समेटती चली जा रही है। एक टाइम था जब हम लोग कंपटीशन करते थे कि हमने याद ये बुक पढ़ ली, आज जो है हमारा कोई दोस्त होता था, वो बोलता था मैंने ये बुक पढ़ ली है, मैंने इस एक महीने में 3-4 बुक्स पढ़ ली हैं, या एक साल में मैंने 10-12 बुक्स पढ़ ली हैं। तो वो एक कंपटीशन था, कब तक, जब तक हमारी लाइफ में स्मार्टफोन नहीं आए तब तक आप लोगों ने भी यही सेम लाइफ जी होगी जहाँ आप किताबों के साथ कंपटीशन करते थे। वो चीज़ आज के टाइम पे ना डिजिटल एरा में वो चीज़ हटती चली जा रही है। हालांकि हाँ ई बुक्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन ई बुक्स भी लोग ऑडियो वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वीडियो में। बिल्कुल हाँ, ऑडियो से याद है, आप इसको ऑडियो वर्जन में भी आप जो है टेबल पे जाएंगे तो ये ऑडियो वर्जन भी आपको इसका अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप इसका ऑडियो के तौर पे भी लिसन कर सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप इसको मंगाएं, इस बुक को। ई बुक भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ें इसको, सुनने के बजाय आप पढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में ना ये एक अलग इम्पैक्ट लेकर आएगी और लॉन्ग टाइम के लिए इम्पैक्ट लेकर आएगी। ये साहित्य ऐसी चीज़ है जो जब भी आप पढ़ेंगे कोई चीज़ तो वो आपको एक लाइफ लॉन्ग लेके जाएगा, वो अपना एक इम्पैक्ट बहुत दिनों तक के लिए लेके आएगा, जिसका इम्पैक्ट आपको ना फील होगा कि हाँ मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया है इस एक पर्टिकुलर बुक ने। और यही इसी वजह से बुक मेरी किताबें, इसी वजह से लोग, बहुत सारे लोगों के पास जो है किताबें रहती थी,
जैसे हम मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते थे या फिर निराला जी की जो जी। कविताएं हैं उनका अपना एक अलग इम्पैक्ट था। तो साहित्य एक गहरा विषय है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। लोगों को किताबों की तरफ वापस एक टाइम पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको स्थिर बनना है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड आजकल देखा होगा बहुत जल्दी लोग ना एकदम से अननोनली रिएक्ट करने लग जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि मैं रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ। वो गंभीरता, वो स्थिरता आपको बुक्स रीडिंग या आपको साहित्य दे सकती है। ऐसा देखने में आया कि कई बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, ऐसी कई खबरें सामने आई। तो बच्चे ऐसे खतरनाक कदम उठा रहे हैं, तो क्या आप इसके पीछे एजुकेशन सिस्टम को भी वजह मानते हैं? एजुकेशन सिस्टम एक वजह जरूर है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ना अभी ये हो रहा है। इंडिया में धीरे धीरे करके जैसे अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट लेकर के आई है, वो भी इन सब चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे करके फोकस कर रही है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बच्चे की लाइफ में आती हैं। जैसे एक तो मोबाइल एडिक्शन, जहाँ मोबाइल पे बच्चे आजकल लगे हुए हैं, इसकी वजह से उनके अंदर ना एक स्थिरता बनी नहीं पा रही है। वो इतने गंभीर नहीं हो पा रहे हैं कि कभी हार्ड सिचुएशन आए तो उसको उसके साथ में अपने आप को बाहर निकाल सके, उस सिचुएशन से कैसे आ सके। इसके अलावा एक और दिक्कत है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कंपैरिजन कल्चर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये किताब है सांसों की जंग। ये ऐसी किताब है जिस पर अमूमन लोग चर्चा नहीं करते हैं, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये थे हमारे साथ अमित कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बने रहे वायरल किस्सा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।